चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। क्या नाम है चैप्टर का? वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। प्रीवियस फिजिक्स में हमने प्रीवियसली मोशंस और रेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसके बाद मोशन का कॉज क्या है, तो फोर्स के बारे में पढ़ा, और फोर्स का जो नेचर होता है उसको समझने के लिए न्यूटन्स के लॉ पढ़े हमने। उसके बाद हमने स्टडी किया कि ये फोर्स के कितने सारे टाइप्स हैं। तो उसमें हमने एक पढ़ा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, है ना। फिर प्रेशर पढ़ा, फ्लोटेशन पढ़ा। आगे जो हमारी जर्नी है उसमें हम लोग एक न्यू वर्ड, एक न्यू टर्म यूज करेंगे हम लोग। उस टर्म का नाम है वर्क, और ये वर्क फोर्स के साथ पूरा इसका रिलेशन है। डे टू डे लाइफ में वर्क का मीनिंग कुछ और होता है, और फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क का मीनिंग कुछ और है। नॉर्मली आप घर में पूरे टाइम पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, ठीक है, वहाँ भी पूरे दिन क्लास में बैठ करके स्टडी करो। रात में 11 बजे तक पढ़ा आपने, सारी चीज़ें लर्न करी और सो गए। आपने कल बताया कि आपने बहुत सारा वर्क किया, कल तो बहुत काम किया आपने। लेकिन अगर साइंस के लैंग्वेज में देखें तो आपने कोई भी वर्क नहीं किया। साइंस में वर्क का डिफिनीशन टोटली आपके नॉर्मल सेंस से पूरा अलग है। आपकी चाहे जितनी मेंटल वर्क हो जाए, मेंटली आप जितना हरासमेंट हो जाए, या फिर जितना भी फिजिकल हरासमेंट हो जाए, आप क्या कर रहे हो, ये दीवार है सामने ना, इसको आप पुश कर रहे हो, जोर लगा करके इस दीवार को क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। ये दीवार तो मूव नहीं कर रही, आप पसीने से लथपथ हो गए, पूरे टाइम आप काम करते रहे, पूरे टाइम फोर्स लगाते रहे, वॉल इधर से उधर मूव नहीं हुआ। आपने पूरे दिन कुछ न कुछ आपके हिसाब से वर्क तो हुआ, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में आपने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है। एक कुली है, आपके सूटकेस को सर पे रखा, आपने सूटकेस को उठा के उसके सर पे रख दिया, और वो मूव कर करके प्लेटफॉर्म से बाहर ले गया आपको। फिर आपने उसके सर से उतारा और नीचे रख दिया, उसने रख दिया, और वो बोलता है कि हाँ भाई इसके पैसे दो। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो और पूरी तरह साइंस का यूज़ कर रहे हो नॉलेज में, तो वहाँ उस कुली ने कोई वर्क नहीं किया है और आप उसको पैसे देने के लिए मना करोगे। लेकिन सोशली आप जानते हो कि हाँ उसकी इसमें हरासमेंट हुई है, ठीक है, उसने वर्क किया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सोशली या फिर थिंकिंग में जो वर्क का मीनिंग है वो साइंस के लैंग्वेज में देखा जाए तो वो उससे पूरा अलग है। तो है क्या डिफिनीशन? चलिए देखते हैं कि साइंस की लैंग्वेज में वर्क होना कब बोलेंगे। इतना सारा काम करने के बाद भी वर्क नहीं हो रहा है, तो साइंस के लैंग्वेज में कब वर्क माना जाएगा? चलिए इसके डिफिनीशन को समझते हैं, ठीक है। आपके पास सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को हमने यहाँ ग्राउंड पे रख दिया, ठीक है। इस ब्लॉक को हमने कहाँ रख दिया? ग्राउंड पे रख लिया। और एक सेकेंड, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे आपने ब्लॉक को रख रखा है, ठीक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक को आप मूव कराने के लिए इस पे एक फोर्स लगा रहे हो। आपने इस पर एक फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। जब आपने इस पे फोर्स लगाया
F फोर्स लगाया मूव करने के लिए, और ये मूव भी कर गया, और मूव करके ये इस वाले पोजीशन पे आ चुका है। किस पोजीशन पे आ चुका है? ये हो गया है मूव करके ये इस पोजीशन पे आ गया, यहां पे। ठीक है, पहले कहां था? थोड़ा इसको क्लियर करके थोड़ा साफ सुथरा बना दूं। पहले ये ऑब्जेक्ट हमारा है इस सरफेस पे, यहां पे है, और अब ये s डिस्टेंस से डिस्प्लेस होकर के, लगभग इसका सेंटर का डिस्टेंस ले यहां से, तो सपोज करो ये s डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे आ गया है। साइंस की लैंग्वेज में वर्क का डिफिनेशन कैसे वर्क करता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है, फोर्स डायरेक्शन में मूव कर जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन हुआ। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, we apply a force on the object and object displaces or object move। हमने वर्क लगाया, ऑब्जेक्ट मूव कर गया, तो बोलेंगे वर्क डन हुआ। क्या डेफिनेशन हुआ? क्या डेफिनेशन बोलता है कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन when we apply a force on the object and object displaced। क्या हुआ कि हमने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड, ठीक है, तब बोलेंगे कि वर्क डन हुआ। अब इस वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करना है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, आगे जब जाओगे तो एक वर्ड आएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हम यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में बात ना करके इसके बारे में बात करते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स कहाँ लग रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जितना इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा उतना इसका भी मूवमेंट होगा। तो जब यूज करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उसका मतलब समझना कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू कितनी निकलेगी। ठीक है, इन दोनों के केस में हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ, लेकिन वर्क डन कितना हुआ? तो वर्क डन का जो डिफिनीशन है कि अगर इफ, इसको लिख लेते हैं एक बार कि इफ एफ फोर्स इज working on object and object displaced
थ्रू डिस्टेंस s, डिस्टेंस s, then work done and if work done is w, work done is w। हमने यहाँ पे कुछ भी खिचड़ी नहीं पकाई है, सिर्फ ये लिखा है कि ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स F लगाया है और S डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है, और इस पूरे जो एक्टिविटी में जो वर्क डन हुआ है वो अगर W है, ठीक है, तो वर्क डन जो है वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, in the direction of force। वर्कडन किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी यहां से अगर देखें तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या मिला आपको? वर्कडन इक्वल टू F इंटू एस। ये कब के लिए है? जब फोर्स जो लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, या कहें कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है एग्जैक्टली, तब ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी आपने फिगर में देखा था पीछे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ है ना? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसके लिए एप्लीकेबल है फॉर्मूला। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इक्वल टू क्या आ गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से अगर हम वर्क डन की यूनिट देखना चाहें तो वर्क डन की वर्क के लिए यूनिट क्या हो जाएगी? तो आपको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया? यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर। लेकिन हम न्यूटन मीटर ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई? जूल। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होगा? 1 जूल के इक्वल होगा। आ तो रहा था किस में? ये न्यूटन मीटर में आ रहा था, इसी को हमने जूल बोल दिया। तो यहां से समझना कि एसआई यूनिट क्या निकला हमारा? एसआई यूनिट ऑफ वर्क हम क्या बोलेंगे? हमेशा जूल बोलेंगे, न्यूटन मीटर नहीं बोलना है। इसका जो नाम रख दिया हमने एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा है, जूल के नाम पे। तो इसका वर्क का यूनिट क्या हो गया? ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। ठीक है, और भी कई सारे यूनिट मिलेंगे, जूल है, कैलोरी है, अर्ग है, तो बहुत सारे यूनिट हैं। लेकिन हमें जो अभी ये पढ़ना है, ऐसा यूनिट पढ़ना है क्लास 9th क्लास में, तो ऐसा यूनिट हमारा क्या होगा? वर्क का जूल होगा। हमने जो अब तक समझा उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन how much work is done when a force of 15 Newton force of 15 Newton
डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 8 मीटर। आप लोग इस क्वेश्चन को करो बाय 8 मीटर। फटाफट नोटबुक निकाल के करना स्टार्ट कर दो। इनको नहीं आता हो ध्यान से देखो, जो कर सकते हैं करना शुरू करो। तो अभी अपने फॉर्मूला क्या बना, पढ़ा अभी कि वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही पढ़ा था ना अभी। F इंटू एस। यहां पर F कितना है, बोलो F कितना है यहां पे, F है 15 न्यूटन, यूनिट के साथ लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट S है 8 मीटर। बस बहुत ही सिंपल है। 15 न्यूटन F की वैल्यू पुट करी और इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 8 मीटर पुट करी। 15 इंटू 8 कितना होता है, 120 न्यूटन मीटर, यानी इसको जूल बोलते हैं, जूल। हो गया। आई थिंक यहां कोई डाउट नहीं होगा आपको, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना सब लोग। ये वीडियो तो बाद में भेजूंगा, पहले आपसे पूछूंगा। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा और मिस कर गए और आपको नहीं आया तो आपको परेशानी हो सकती है। बहुत ही केयरफुली देखना, सुनना और समझना, ठीक है। क्योंकि पहले मैं आपसे ये सारी चीज़ें पूछूंगा बिना वीडियो दिए हुए आपको। तो जब आप अच्छी तरह से देखोगे तभी समझ पाओगे। नोट्स बनाते जाना साथ में, ठीक है। वीडियो पॉज नहीं होगी बीच में आपके नोट्स बनाने के लिए, समझते जाना, लिखते जाना, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है, जैसा कि जो आपका हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इस ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से उठा करके किसी हाइट h तक ले गए। ये हाइट है h, इस हाइट तक इस ऑब्जेक्ट को मैं लेकर के आ गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को उठा करके अच्छा, ये पोर्शन कॉपी नहीं हुआ था। ओके, कोई बात नहीं, बना ही लेते हैं आप इसके ठीक सामने। इस ऑब्जेक्ट को उठाया और इस हाइट तक हम ले करके आ गए, ठीक है। थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये, यही ऑब्जेक्ट है। ऐसा मत सोचना कि जाते हैं तो बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो h हाइट तक उठा करके ले गए, ठीक है। तो जब इसको h हाइट तक उठा के ले जाते हैं तो क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा नीचे वर्क करता है, mg, यानी फोर्स नीचे लगता है। इसका वेट किधर लगता है, फोर्स नीचे। हमने इसको अपने हथेली पे ऐसे उठाया और इसको ऊपर ले जाना है तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसका वेट नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो हमने भी इसके वेट के बराबर फोर्स लगाया और h हाइट तक ऐसे लेकर के आ गया। हमने
कितना फोर्स लगाया, इसके वेट के इक्वल, और इसको लेकर के ऊपर ऐसे आ गया, इस वाले प्लेस तक आ गया मैं। ठीक है, बात समझ में आई। हमने इस पे फोर्स लगाया इसके वेट के बराबर, इसको लेकर के ऊपर ऐसे आ गया। तो क्या इस कंडीशन में कोई वर्क डन हुआ? तो बोलोगे यस, क्योंकि फोर्स भी लगा है ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हुआ है। और साइंस के लैंग्वेज में तो डेफिनेशन हमने यही पढ़ा था कि फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो बोलते हैं हम वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन किसने किया? तो वर्क डन मैंने किया, मैंने अपने हाथ से उठाया, मैंने फोर्स लगाया। तो क्या वर्क डन मैंने किया है, लेकिन हुआ किसके अगेंस्ट है? ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो जो मैंने वर्क डन किया उसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो किया ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है। ग्रेविटी ने वर्क डन नहीं किया है, वर्क डन मैंने किया है। किसके अगेंस्ट किया है? ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है। तो इस वाले वर्क डन को हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, बात समझ में आई। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आपका फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? फोर्स बराबर है वेट के बराबर है। हमने फोर्स कितना लगाया था ऊपर की ओर? F फोर्स लगाया था वेट के बराबर, तो वेट के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो h हाइट से ले गए, डिस्प्लेसमेंट h है। वेट कितना होता है? जो ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा वेट होता है, वेट इक्वल टू mg, और इनटू ये हाइट h, तो mgh। दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के थ्रू वर्क डन बोलूंगा तो नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ये बोलेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कभी निकालना हो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया और छत पे ले गए, एक ईंट उठाई छत पे लेके चले गए आप, ठीक है, छत पे ले गए, रख दिया छत पे, तो आपने कुछ वर्क किया? तो हाँ किया। आपकी छत की जितनी हाइट है इनटू जितना उसका वेट है उतना आपने वर्क कर दिया। आगे हम देखेंगे कि कैसे वो वर्क उस ईंट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हाँ, आपने अभी वर्क किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया। बात समझ में आ गई कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क क्या होता है। हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे आपको कि आपका पूरे टाइम पढ़ना वर्क नहीं है, एक कुली का सामान उठाकर ढोना वर्क नहीं है, आप एक हाथ में बाल्टी उठा कैसे रख ली, आधे घंटे तक हाथ में पूरा दर्द हो गया, आपको पसीने पसीने हो गए, लेकिन वो वर्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वर्क में क्यों काउंट नहीं होती, इसको स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा अपने डिफिनेशन को और ब्रॉड करते हैं, अपने जो डिफिनेशन है वर्क का उसको थोड़ा ब्रॉड करते हैं, तब हम इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, वाइस कलर इज ये हमारा ऑब्जेक्ट था, है ना, और इस ऑब्जेक्ट पे जो हमने फोर्स लगाया था वो फोर्स कैसा था और किस डायरेक्शन में था। वो फोर्स का डायरेक्शन क्या था, बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड था। ये आपका ग्राउंड है, आपने जो फोर्स लगाया था वो कैसा लगाया था, इस ग्राउंड के पैरेलल लगाया था, सीधा ऐसे। अगर इस बार हम फोर्स को
पैरेलल ला के इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ये फोर्स हमारे ग्राउंड के साथ में समथिंग कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल हमने थीटा कंसीडर किया। थीटा देख के घबराना नहीं। थीटा मीन्स एक एंगल की वैल्यू, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे। थीटा क्या है? एक एंगल की वैल्यू है। ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60 कुछ भी एंगल हो सकता है। उसको हमने थीटा कंसीडर कर लिया। ये घबराने की चीज़ नहीं है, यहाँ से समझना है। आगे आपको 10th क्लास में इसकी जरूरत पड़ी जाएगी। अगर आपने ऐसे पुल किया, ऐसे खींच के ले जा रहे हो, अपने कंधे पर रस्सी रख ली, ऐसे खींचते जा रहे हो, है कि नहीं? तो कंधे पर ऐसे रस्सी रख ली, ऐसे खींचते चले जा रहे हो, पीछे से आ रहा है वो, तो फोर्स आपने ऊपर क्यों लगा रखा है, लेकिन ये इधर मूव तो करेगा। सपोज करो ये मूव करके, अभी जो आपका ये पूरा सिस्टम है वो आगे यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आपका सपोज करो s हुआ, यहां भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा, लेकिन ये फोर्स डायरेक्शन में मूव नहीं किया, लेकिन मूवमेंट तो हुई है। तो क्या इधर भी कोई फोर्स लगा है? हाँ, जरूर लगा है। तभी ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया। बिना फोर्स ये कैसे मूव करता? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर पीछे लगता है, इसको रोक के रखेगा। और अगर इस कोने पे लगा सीधा ऐसे तो गया नहीं है, इस डायरेक्शन में गया, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई ना फोर्स लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, ये हमारा फोर्स F था, तो इस डायरेक्शन में फोर्स का एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा। ये घबराने की बात नहीं है cos थीटा देख करके, ठीक है। F cos थीटा, cos थीटा, वो F cos थीटा इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट को दिखाता है। वो कहां से आया, कैसे आया, इसके पीछे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी आपको पढ़ना ही नहीं है, 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इसका यूज़ यहाँ पे डाल रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में cos थीटा डिफिनेशन क्या है मैं बता भी देता हूँ आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से साइन थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब के फॉर्मूले हम निकालते हैं। मीन्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में इसको हम स्टडी करेंगे 11th क्लास में। 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो ये कंपोनेंट इसका मिल गया कि इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कोई ना कोई हिस्सा तो होगा, उसी हिस्से को हम कंपोनेंट बोल रहे हैं, और वो हिस्सा F cos थीटा के बराबर होगा। यानी ये जो पूरा F है उसके इक्वल नहीं है, उससे कम है थोड़ा, है ना, लेकिन लग रहा है। तो उसका हिस्सा इस डायरेक्शन में जो होगा और एक इस डायरेक्शन में वो हिस्सा होगा, ऊपर तो जा नहीं रहा है, इसके दोनों डायरेक्शन में हिस्से होंगे, इस डायरेक्शन में भी होगी, इस डायरेक्शन में भी। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट तो ऊपर लेके जा नहीं पा रहा है ना, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें ये कंपोनेंट यूज हुआ। तो अब हमारा इसके लिए वर्क डन क्या निकलेगा? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना आपने, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, सॉरी इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही था हमारा ना फॉर्मूला, तो डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा F cos थीटा हो चुका है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स था ये लगा था, और डिस्प्लेसमेंट तो हमारा S है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? Fs cos थीटा। क्या बन गया फॉर्मूला? Fs cos थीटा। अब हमारा ये फॉर्मूला है वर्क का, ठीक है। इस cos थीटा की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगी। थीटा 0 तो cos की वैल्यू कुछ और होगी, 30 कुछ और होगी, 90 पे कुछ और होगी, सब पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। cos 90 तो 0 होता है। cos 90 का मतलब क्या कि हमारा फोर्स ये थीटा कितना 90 कर दिया, सीधा ऊपर लग रहा है, तो क्या इधर मूव करने कोई चांस है? नहीं, तो 0। तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 0।
तो इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वो कुली का वर्कडन क्यों नहीं था। यही फॉर्मूला हमारी हेल्प करने वाला है। इसके लिए हमें कॉस थीटा की थोड़ी वैल्यू को जानना पड़ेगा कि कॉस की कुछ वैल्यू को मैं यहाँ लिखता हूँ कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा याद करने की, ये 10th में याद करना पड़ेगा, आप नहीं चाहेंगे तो भी, अभी तो बस देख लो। आई थिंक बात समझ में आ रही है। ये वैल्यूज है, ये सिर्फ हम अभी अपने काम के लिए यूज़ करेंगे कि कब हमारा वर्क डन का नेचर कैसा होगा, कब वर्क डन होगा, कब नहीं होगा, फोर्स लगने के बाद, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि जो वर्क डन है, वर्क डन का जो नेचर है वो 3 तरीके का हो सकता है। वर्क डन आपका पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है वर्क डन की, और वर्क डन 0 भी हो सकता है किसी केस में जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है। फिर भी वो सब कुछ इस फॉर्मूले पे डिपेंड है। वो कैसे, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखो, वर्क डन इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन W इक्वल टू FS cos थीटा। मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है। देखो, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, पॉजिटिव वर्क डन work done will be positive if one component of force is always in the direction of डिस्प्लेसमेंट। अगर एक कंपोनेंट किधर है, फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो ऑलवेज फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपली उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, वो जो वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जब अगर 90 से थीटा 90 से उसके बीच होगा। मीन्स अगर जो थीटा है, मतलब जो ये एंगल है, वो 0 और 90 के बीच होगा। ठीक है, जैसा मैंने भी केस में दिखाया था कि हमारा ब्लॉक है और ये F लगा था ऐसे और ये थीटा था, तो यहाँ से लेकर के ये टोटल वैल्यू है ना ये, तो इससे जितनी भी 90 नहीं होनी चाहिए, 90 पे 0 हो जाता है, तो यहाँ से 0 से 90 के बीच में थीटा कोई वैल्यू, इतनी वैल्यू हो चलेगा, तो कोई ना कोई वर्क डन होगा इस डायरेक्शन में, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में थोड़ा, और उस केस में वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो जब आपका जो एंगल है, फोर्स जो लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना है, 0 और 90 के बीच है, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या लिखा है, वर्क डन विल बी द पॉजिटिव इफ वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये मतलब एक कंपोनेंट है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। अब फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन उसका कंपोनेंट एक इधर है, फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन कंपोनेंट इधर तो है, फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक है, वो कौन सा कंपोनेंट है, F cos थीटा। और ये वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी इस डायरेक्शन में, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां से बात आपको समझ में आ गई होगी कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच होगी, तो हमेशा एक कंपोनेंट डायरेक्शन में होगा ही, और हमें उसमें इस केस में हमें क्या देगा, ये
वर्क डन को पॉजिटिव बनाकर देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? तो वर्क डन पॉजिटिव होने के लिए हमारा पहला केस ये हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे बीच में कर देता हूँ कि अगर थीटा कहाँ से कहाँ के बीच हो, 0 और 90 के बीच में हो, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो वर्क डन है 0 कब होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे कंधे से या फिर किसी भी एंगल पे ऐसे खींच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है, या फिर आपने देखा होगा कि जो हॉकर्स होते हैं चलाते हैं ऐसे पकड़ करके, या ऐसे पीछे खींच रहे होते हैं। तो हॉकर्स जो खींचते हैं रिक्शे को, हॉकर्स, वहाँ पर सेम यही फोर्स वर्क करता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। वर्क डन नेगेटिव कब होगा और 0 कब होगा? 0 वर्क डन पे चलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, 0 वर्क डन कब होगा? जीरो वर्क डन तब होगा, वही आ चुका कुली वाला केस, कि कुली तो सर पे लेके चल रहा है, सर पे उसने बोझ रखा है, कुली है, कुली ने सर पे बोझ रखा है, यहां पे बॉक्स। तो आप मुझे ये बताओ कि फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे, डाउनवर्ड, वेट W या mg फोर्स या वेट W नीचे लग रहा है। कुली जा किस डायरेक्शन में जा रहा है? कुली जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, कुली यहां से लेकर के यहां पे आ गया, ठीक है, कुली लेकर के यहां से यहां पे आ गया, यहां पर अपने सर पे लेके खड़ा हो गया करके, डिस्प्लेसमेंट S हो गया। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी हम देखें तो फोर्स और ये फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या था? F(S) cos थीटा। F तो हमारे पास है, S भी है, लेकिन थीटा कितना है? 90 है। cos 90 कितना होता है? 0, मैंने लिखवाया था। तो F इंटू S इंटू 0 कितना हो गया? 0। वर्क डन 0, इसीलिए कुली का वर्क डन क्या था? 0 था। कुली ने डिस्टेंस ट्रेवल किया आपके सामान को लेकर के, लेकिन वर्क डन 0 रहा। क्यों 0 रहा? इसका पता आपको चल गया होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो वर्क डन 0 क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है, और फोर्स का कोई भी कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में नहीं है। बात समझ में आ गई? ये किस केस में हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहे होते हैं ये हमारी अर्थ है और सैटेलाइट है, ये है ना, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ के अराउंड ऐसे अलोंग ऐसे मूव कर रहा होता है। तो इस केस में क्या कोई वर्क होता है? कोई वर्क नहीं होता है। अगर वर्क होता तो ये एनर्जी लूज करता, क्योंकि वर्क जब होगा तो एनर्जी लगानी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है, तो एनर्जी यूज होती, धीरे एनर्जी इसकी डाउन होती है और फिर अर्थ के सेंटर पे गिर सकता था। तो ये कैसे मूव करता है? इस केस में वर्क डन 0 क्यों होता है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका जो डायरेक्शन है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है उसके अलोंग माना जाता है। जैसे ये सर्कल है, इस पाथ पे कोई दौड़ रहा है, मैं पूछूंगा इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन ये होगा,
इसका डायरेक्शन ये होगा। आप मूव करते करते यहाँ पहुँच गए, मैं पूछूंगा आपका डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन आपका ये है, ये यहाँ पे आपका डायरेक्शन क्या है, तो ये है आपका डायरेक्शन। इस पॉइंट पर किधर डायरेक्शन है, ये है आपका डायरेक्शन। तो टेंजेंशियली उनका डायरेक्शन को बताते हैं। तो इस पॉइंट पे सैटेलाइट डायरेक्शन इधर की ओर है और अर्थ किधर खींच रही है, नीचे। इसका वेट लग रहा है अर्थ के सेंटर की ओर और इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। उनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो इस केस में वर्क डन क्या हो रहा है, 0। ठीक है। तो जितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाकर हम भेजते हैं, उस केस में टोटल वर्क डन क्या होता है, 0। इसीलिए बिना एनर्जी लूज किए पूरा टाइम घूमता रहता है। एक बार हमें एक स्पीड देनी पड़ती है, वो कैसे देते हैं, क्या देते हैं, उसके बारे में तो हम बात कर डिस्कस करने की चीज़ है। बट आपको सिर्फ इतना जानना है कि इस केस में वर्क डन 0 होता है। तो अगर बिल्कुल अपने दिमाग में क्या रखना है कि वर्क डन 0 वर्क डन कब होगा, इफ फोर्स इज वर्किंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर टू द, छोटा करता हूं इसको, वर्किंग परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, 0 होगा। मैंने करके दिखा दिया आपको, बात समझ में आई। तो यहां पे फोर्स भी था, डिस्प्लेसमेंट भी था, बस एंगल 90 का था, इसलिए 0 हो गया। तो आपको याद रखना चाहिए कि वर्क डन कब 0 होगा, जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब चलते हैं थर्ड केस और लास्ट केस पे कि हमारा वर्क डन निगेटिव कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस है थर्ड केस है निगेटिव वर्क डन। देखो, अगर मैथमेटिकली बात करें, कैसे बात करें मैथमेटिकली, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अगर मैथमेटिकली बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है, कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू है ना, क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा नेगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 से 270 के बीच होती है। तो थीटा की वैल्यू जब ये 90 से 220 के बीच होती है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है निगेटिव वैल्यू देता है। इस कंडीशन में वर्क डन हमेशा नेगेटिव मिलेगा। आपको जो पढ़ना है कि थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 180 पर कॉस 180 की जो वैल्यू है वो -1 आती है, ये याद रखना है बस। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इधर, और ऑब्जेक्ट मूव करके जा रहा है इधर, एस डिस्प्लेसमेंट कर लिया इसने। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा 2-3 केस में हो सकता है। अगर हम समझें कि हमने एक ऑब्जेक्ट को पहले ही स्पीड दे दी है 100 मीटर पर सेकंड की, और अब इसको हम रोकने जा रहे हैं, तो फोर्स किधर लगाएंगे, उसके अपोजिट में लगाएंगे। ऑब्जेक्ट तो जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट लगा रहे हैं, तुरंत तो रुक नहीं जाएगा वो। रुकते रुकते उसने 100 मीटर या 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो उस केस में हम यही इसी चीज़ को
हम इसके साथ में हम देख सकते हैं इस केस को कि ऑब्जेक्ट का फोर्स किधर लग रहा है, पीछे, ऑब्जेक्ट जा किधर रही है, आगे। तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा देखते हैं हम यहाँ पे। तो अब आप देखो फोर्स लग रहा है ठीक इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो हम यहां पे फॉर्मूला इंपुट करेंगे W इक्वल टू FS cos 180, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। FS ब्रैकेट में -1, तो माइनस का FS, यानी जो वर्क डन आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो आप इसको अगर नहीं भी समझते हैं तो इतना समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इफ फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, to the displacement, उस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी थीटा क्या हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 180 और यह -1 वैल्यू, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें केस क्या होगा कि बस 100 की स्पीड से जा रही है, अब ड्राइवर को रोकना है तो ब्रेक तो लगाएगा ना, तो ब्रेक जो फोर्स है किस डायरेक्शन माना जाएगा, उसके अपोजिट में, डिक्सलरेट करता है ब्रेक, ठीक है। तो वहां पर उस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई कि फोर्स पॉजिटिव कब होगा, जब ड्राइवर कार को या बस को एक्सेलरेट कर रहा होता है, फोर्स आगे डायरेक्शन में लगता है तो बस आगे की ओर तेजी से मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा, अगर फोर्स परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, बॉडी इधर जा रही है, नीचे फोर्स लग रहा है, बॉडी इधर जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90, उस केस में क्या होगा, वर्क डन 0। तीसरा केस नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी थीटा कितना है 180 डिग्री, फोर्स वर्क डन नेगेटिव होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमने फोर्स इधर लगा रखा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे, तो आपसे पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो नेगेटिव वर्क डन किया। अभी हमने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पढ़ी थी कि हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया हाथ से ऊपर, हमने वर्क कर दिया, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितनी हुई है, 10 जूल। हमने फोर्स लगाया, ऊपर ले गए, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमने कितनी की, 10 जूल। लेकिन वो पूछेगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितनी हो गई, तो -10 जूल। हमने वर्क डन किया, किसी ऑब्जेक्ट उठा के ऊपर ले गए, वर्क डन किया, तो हमारे द्वारा वर्क डन कितना हो गया, 10 जूल। हमारे द्वारा वर्क डन कितना हो गया, 10 जूल। या हम बोलते हैं उसी बात को, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितनी हो गई, 10 जूल। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितनी हो गई, 10 जूल। लेकिन मैं इसी को बोल रहा हूं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितनी हो गई, 10 जूल। लेकिन मैं इसी को बोल रहा हूं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितनी हो गई, तो -10 जूल बोलेंगे, क्योंकि वर्क हमने किया है, ग्रेविटी के फोर्स नीचे लग रहा था, तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा उसको नेगेटिव माना जाएगा। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 वर्क का मतलब समझ में आ गया। वर्क का डेफिनेशन समझ के क्लियर कर लिया आपने, ठीक है, और उसका फॉर्मूला देख लिया आपने। तो नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। ये जो चीज़ें पढ़ी इसको अच्छी तरह नोट करना, ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छी तरह ठीक से, या फिर इसकी स्लाइड या वीडियो में इसको भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लेना।